हेलो, नमस्कार। स्वागत है आज 5 सितंबर 2020 की शाम और आप सभी को शिक्षक दिवस टीचर्स डे की बहुत-बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। आज का दिन वो दिन है जब हमें अपने सारे शिक्षकों को याद करते हैं और शिक्षकों में हमारे माता-पिता, हमारे दोस्त, हमारे शिक्षक, अ, हमारे मैनेजर्स, हमारे कलीग्स, सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबसे कुछ न कुछ सीखा है। कुछ खास लोग हैं उनको अ, अलग से विश कर चुका हूँ। एक बार वापस आप सबको बहुत-बहुत बधाई और जिन लोगों ने मुझे बधाई दी है अ, आज के दिन की, क्योंकि वो मुझे कहीं न कहीं अपना गुरु और ट्रेनर मानते हैं, तो आप सबको भी अ, हाथ जोड़कर नमस्कार है और यही बोलना चाहूँगा कि एक अच्छा ट्रेनर या टीचर तभी होता है जब भी उसको कोई एक अच्छा स्टूडेंट मिलता है। तो आप सबको once again greetings and wishes for Teachers Day. So friends, today the topic which we are going to talk on is very interesting, very relevant also, and all around us now we see that India नंबर 1 हो गई है। टोटल केसेस में काफ़ी ज़्यादा चिंता बढ़ रही है, बहुत सारा रिकवरी भी हो रहा है। तो अ, हर एक डिसीज़ में, हर एक समय में एक अल्टरनेट थ्योरी होती है। आज के दिन में हम एक ऐसे ही अल्टरनेट थ्योरी की बात करने वाले हैं, जो अभी तक की जो आपको कोविड के रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं, उससे थोड़ी अलग है। और ये आपको सोचने पे भी मजबूर करेगी कि हम जिस ढंग से सोच रहे हैं इस बीमारी के बारे में, क्या वो सही है या उसमें बदलाव की ज़रूरत है? तो आज हम जिस इंसान की बात करने वाले हैं, उनका नाम है डॉक्टर जैक बुश। डॉक्टर जैक बुश इज़ अ एमडी, ही इज़ अ माइक्रोबायोम एक्सपर्ट, ही इज़ अ इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर, he is an endocrinologist by profession. Dr. Jack Bush specializes in hospice treatment. तो काफ़ी नामी-गिरामी डॉक्टर हैं, यूएसए के, काफ़ी फ़ेमस हैं और बहुत सारे चैरिटेबल काम भी करते हैं। उनकी डॉक्टरी की एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 17-18 साल की है। इंटरनल मेडिसिन मतलब आईसीयू की एक्सपीरियंस है। तो डॉक्टर जॉक जैक बुश की इंटरव्यू से मैं कुछ अंश आपको आज बताने वाला हूँ, जो आपको ज़रूर सोचने पे थोड़ा मजबूर करेंगी और कुछ जानकारी देंगी इस बीमारी के बारे में, अभी जो सिचुएशन चल रही है। हालाँकि एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये कोई डॉक्टरी सलाह नहीं है, ये मेरा खुद का पर्सनल रिसर्च है जो करके आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ें लगती हैं कि आप उसको खुद पे करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, आप ज़रूर डॉक्टरी सलाह लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। पापा स्वागत है आपका। तो डॉक्टर जैक बुश साहब का बोलना है कि अमेरिका में मतलब 2.5 करोड़ लोग नौकरियाँ गँवा चुके हैं। उसमें से करीब 2 करोड़ के आसपास, डेढ़ 2 करोड़ लोगों की नौकरी अप्रैल-मार्च में ही चली गई थी, क्योंकि तभी वो लॉकडाउन और बाकी चीज़ें शुरू हुई थी। डॉक्टर जैक बुश ये भी बोलते हैं कि इस बीमारी को एक बहुत ही भयावह राक्षसी तरह से बनाया गया, इतनी इसके ऊपर में फ़ियर क्रिएट हुई कि हो सकता है हज़ारों लोग शायद इस बीमारी की डर से मर गए। ये डॉक्टर जैक बुश का बोलना है। वो एक डेटा कोट करते हैं। न्यूयॉर्क में 5700 पेशेंट की डेटा स्टडी की गई, जिनमें ये देखा गया कि उनका टेम्परेचर एवरेज था। उनमें फीवर नहीं आया था। उनमें डब्ल्यूबीसी काउंट जो होते, जो इन्फेक्शन होने पे बढ़ते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो भी नॉर्मल थे। बट जब भी वो आईसीयू में मतलब हॉस्पिटल सेटअप में आए, तब उनकी हालत खराब हुई। और न्यूयॉर्क की आईसीयू की डेटा जो उन्होंने शेयर की है, 88% लोग आईसीयू में जाने के बाद नहीं बच पाए बीमारी से, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है। वो बाद में इसकी डिटेल और बताते हैं। तो पहली बात, एक तो डॉक्टर जैक बुश साहब का बोलना है कि जो वायरसेस हैं, वो हमारी बॉडी का हिस्सा है, हमारी प्रकृति में है, हमारे नेचर में है। अ, एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है कि बैक्टीरिया के जैसे खुद ही ग्रो नहीं करते। तो वायरसेस जो हैं, ये नॉन लिविंग हैं, ज़िंदा होते ही नहीं, क्योंकि ये ना खुद का एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये ना खुद को अपने आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, ये ना कुछ खाते हैं।
ये ना कुछ पचाने की क्षमता है इनमें, मतलब बेसिकली आप एक बोले तो एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, 2-4 जीन्स होते हैं, डीएनए होती है जो कि एक प्रोटीन के अंदर में बंद रहती है। और ये ट्रांसफर कैसे होते हैं, हमारे शरीर में कैसे आते हैं या दूसरे जानवरों के शरीर में कैसे जाते हैं? पानी, पानी में है, हवा में है, मिट्टी में है, हर जगह है। और ये तभी जाकर किसी जानवर के अंदर या हमारे अंदर आके खुलते हैं, जब भी वो किसी बैक्टीरिया के अंदर घुस जाए या हमारे सेल्स के अंदर में घुस जाए तो। बहुत छोटा-सा जेनेटिक मटेरियल होता है उनका। ये कोई बीज नहीं है कि कहीं गए और खुद से उग गए या जर्मिनेशन शुरू हो गई, नहीं, बिल्कुल नहीं। हालाँकि कोविड की जो जीन है उसमें कोविड की जो वायरस है उसके तो खाली 3 से 6 जीन ही हैं, इतनी छोटी सी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। अभी आप में से बहुत लोग बोलेंगे लेकिन ये तो वायरस से डरने की ज़रूरत है क्योंकि ये तो काफ़ी जानलेवा होती है। जैसे इबोला की बात कर लें, तो इबोला वाज़ 33% मोर्टालिटी रेट, जिनको होता था उसमें से 10 में से ऑलमोस्ट साढ़े 3-4 लोग मर जाते थे। अभी डॉक्टर जैकबुस का बोलना है कि न्यूयॉर्क की आईसीयू आप देखें तो वहाँ तो 88% मोर्टालिटी है। तो ये क्या चक्कर है? इसके पीछे कुछ और कारण है क्या जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं, सोच सकते हैं? और पूरे वायरस जो प्रजाति है उससे हमें डरने की ज़रूरत है क्या? तो यहाँ पे वो कुछ डेटा देते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी आप सबके लिए कि जो हम हवा साँस लेते हैं उसमें 10 टू द पावर 31 वायरसेस होते हैं। अभी 10 टू द पावर 31 मैथमेटिकल टर्म्स में समझना बहुत ही डिफिकल्ट है, बट आप इतना मान लीजिए कि 10 लाख गुना ज़्यादा तारों से, मतलब आसमान में जितने तारे हैं उससे 10 लाख ज़्यादा गुना वायरसेस हवा में फैल रहे हैं। उतने ही 10 टू द पावर 31 वायरसेस पानी में होते, ओशंस में होते हैं, 10 टू द पावर 31 वायरसेस मिट्टी में होते हैं। तो आप बचकर कहां जाएंगे और मैं बचकर कहां जाऊंगा? और ये इतनी बड़ी संख्या है, इतनी, जिसको आप मैथमेटिकल टर्म्स में, बायोलॉजिकल टर्म्स में समझ ही नहीं सकते हैं। तो ये ऐसा है कि वायरसेस हमारे इंसान की प्रजाति आने के पहले से हैं और ये भी उम्मीद है कि हमारी एक्सटिंक्शन के बाद भी वो रहने ही वाले हैं। एक और चीज डॉक्टर जैक बुश बोलते हैं कि अगर वो इतने ही खतरनाक होते मानव प्रजाति के लिए तो मानवता का विकास ही नहीं होता, पहले ही हमें पलपने नहीं देते। तो आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य भी होगा, जो हम पहले भी 1-2 बार बात कर चुके हैं, कि 50% हमारी जो जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारी बॉडी में है, वो वायरल डीएनए है। वो वायरसेस के हमारे शरीर में आके रहने के बाद बनी है। फॉर एग्जाम्पल एक रेट्रोवायरस है जिसको आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, एचआईवी। उस रेट्रोवायरस तरह की जो वायरसेस में जो जीन होती है, वैसे 10% जीन हमारी ह्यूमन जीनोम में पाए गए हैं। रिसर्चर्स यहां तक बोलते हैं कि अगर वायरसेस की जीन हम इंसानों में नहीं आती तो प्लेसेंटा नहीं डेवलप होता, स्टेम सेल डेवलप नहीं होता। तो इंसान और वायरस का रिश्ता तो बहुत पुराना है। 4 बिलियन साल की जो 4 बिलियन ईयर्स एज प्लैनेट की बताई जाती है रिवोल्यूशन की, तो वायरसेस बहुत पहले से रहते आए हैं। अभी आप इंसानी खून को ले लें, तो हमारे खून में जो धमनियों में दौड़ रहा होता है, उसमें भी बहुत सारे वायरसेस होते हैं, लेकिन वो खतरा पैदा नहीं करते। आपके खून में बैक्टीरिया आ जाए तो बहुत डेंजर हो जाएगा। तो वायरसेस को आप एक जर्म्स नहीं बोल सकते। तो जर्म थ्योरी पहले बोलती थी कि जैसे सारे बैक्टीरिया को मार दो, सारे वायरसेस को मार दो, ये पॉसिबल नहीं है। वायरसेस ऐसे ही आपको बीमारी नहीं फैलाते हैं जब तक उनकी संख्या बहुत ज्यादा आपके शरीर में ना हो जाए। और आपके शरीर में वायरसेस की संख्या बहुत ज्यादा कब होगी? जब आपकी माइक्रोबायोम इफेक्ट होगी। तो आपकी माइक्रोबायोम में बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, वायरसेस हैं और ये तीनों बैलेंस में रहते हैं। तो डॉक्टर जैक बुश साहब का बोलना है कि जब तक आपकी माइक्रोबायोम बैलेंस मेंटेन्ड है, वायरसेस नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो साथ के साथ रहते आए हैं आपके साथ। और हमारे शरीर में हमारे शरीर में हमारी कोशिकाओं में एक एंजाइम होती है जो सीजर की जैसा काम करती है, कैंची की तरह। और काम क्या है कि जो वायरल डीएनए बाहर से आई उसको कट कर देती है, जो नुकसानदेह हमारे लिए नहीं हो। और ये हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक तौर पे ये चलता आ रहा है, बहुत सालों से चल रहा था, बहुत सालों से चल रहा है। हालांकि 1976 से 1981 में, ध्यान दीजिए इस बात पे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये चेंज हुई। तो 1976 से, एक्चुअली 1967 से ह्यूमन ब्लड बैंक में खून जमा होना और उसकी एनालिसिस होना चालू हुई। तो ये रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है कि इंसानी खून में एचआईवी
67 में 1967 में देखी गई थी। हालांकि पहला केस एचआईवी का 1980 में आया। ये सवाल है, तो इतने साल तक किसी को मतलब एचआईवी खून में रहते भी क्यों नहीं हुआ? हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस सी जो है, जो लिवर की बीमारी होती है, 1976 से 1981 में इसमें बहुत रैपिड तेजी आई, जो कि एक वायरल बीमारी है। तो 1976 में अ, अगर आप एक बेंचमार्क मांगे, मैं क्यों 1976 की बार बार बात हो रही है वो हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन ये याद रखिए कि खाली अमेरिका में 1976 के बाद से 12,800 नए केसेस इन्फ्लुएंजा के हुए और 120 अलग अलग सांस से रिलेटेड बीमारियां आई हैं 1976 के बाद से, जो कि पिछले पीरियड के हिसाब से काफी ज्यादा हुई है। तो बदला क्या, चेंज क्या हो गया? हमारी जो सीजर जीन थी, जो डीएनए कट करती है वायरसेस का, इसको एपो ई टू जीन टाइप बोलते हैं। अ, ये जीन है वो एंजाइम बनाती है जो कि वायरसेस को अंदर में अगर उनकी संख्या बढ़ने लगे तो उनको कम कर सके। वो कम हो गई एंजाइम। अब वो एंजाइम कैसे आपकी और हमारे शरीर में कम हुई? 1976 से एक केमिकल है जिसकी बहुत ज्यादा स्प्रे चालू हुई, जिसको बोलते हैं ग्लाइफोसेट और राउंड अप। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डॉक्टर जैक एमडी साहब का बोलना है, जैक बुश। आज के दिन में वो दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स में से एक है ग्लाइफोसेट, जिसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से बेचा जाता है। अभी पापा बताएंगे कि गांव में मोथा मारने के लिए हमने बचपन में देखा था कि बड़ी बड़ी कंपनी के लोग गांव में जाकर के उसका प्रचार करते थे और सस्ते दाम पे बेचा जाता था। आज के दिन में प्रति वर्ष 2.5 बिलियन की जी 2.5 बिलियन लीटर ग्लाइफोसेट पूरे दुनिया में फसलों पे छिड़का जाता है। ये दुनिया में इस्तेमाल होने वाला बहुत ही नॉर्मल और बहुतायत में इस्तेमाल होने वाला केमिकल है। हाय सौरभ, स्वागत है आपका। एक और चीज, ये ग्लाइफोसेट की जो इस्तेमाल की जो पैटर्न है ना, ये हर 6 साल में डबल हो जाती है। पिछले 25 साल से ऐसे ही चल रहा है कि अभी जितनी इस्तेमाल हो रही है और ज्यादा बढ़ रहा है इसका, अलग अलग देशों में हो रहा है। अभी ग्लाइफोसेट काम क्या करती है? ग्लाइफोसेट पौधों में जाकर के एक खास प्रोसेस को रोकती है। वो क्या है? वो है शिकीमेट पाथवे, जिसमें वो उनका ग्रोथ रुक जाता है। अब शिकीमेट पाथवे पौधों में ग्रोथ रोकता है, तो आप बोलेंगे ये तो जिस पे छिड़क देंगे सब खत्म हो जाएगी। नहीं, दवाई कंपनी और बीज बनाने वाली कंपनियां बड़ी तेज हैं, तो उन्होंने जो जेनेटिकली मॉडिफाई प्लांट्स बनाए हैं उन पे ग्लाइफोसेट असर नहीं करती है। तो आपका जो कॉर्न है, आपका जो सोया है, आपका जो गेहूं है, उस पे ग्लाइफोसेट असर नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर में रेसिस्टेंट जीन है। लेकिन घास पे और पौधों पे जो दूसरे हैं उनको गला देगा, उनको बढ़ने ही नहीं देगा। आज के डेट में यूएसए में 85% मकई की खेती वो जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जिसपे ग्लाइफोसेट काम नहीं करती है। 95% सोया प्रोडक्शन इज जीएमओ। इंडिया में थोड़ी कम है। अभी ये जो ग्लाइफोसेट है ये पानी में भी घुल जाती है, वाटर सॉल्यूबल है। हम इसके बारे में क्यों इतनी बात करें, आपको थोड़ी देर में समझ आएगा ये, और आप वो कोरिलेशन कर पाएंगे। तो आज के डेट में ग्लाइफोसेट नदी के पानी में पाया जाता है, ग्लाइफोसेट समंदर में पाया जाता है। और कुछ इन्वायरमेंटल एजेंसीज हैं, एनजीओ हैं, जिन्होंने रिसर्च किया, तो अमेरिका के 75% जो हवा का सैंपल है उसमें ग्लाइफोसेट पाया गया है, और 75% जो बारिश होती है उसमें से भी ग्लाइफोसेट आता है। इतनी बहुतायत में है ये हमारे आजू-बाजू। अभी ग्लाइफोसेट में जो एक जो मॉलिक्यूल है उसकी बेसिस है एक ग्लाइसिन नाम की चीज, और ये क्रिटिकल अमाइनो एसिड है जो कि प्रोटीन बनाती है। अभी आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर में केवल 22 अमाइनो एसिड है, 22 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिससे हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि 2,80,000 अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाते हैं हम, खाली उस 22 अमाइनो एसिड से। है ना कमाल की बात? अभी इसमें से 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। 9 ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो हमारी शरीर खुद नहीं बनाती है, हमें बाहर से खाने में लेना पड़ता है। और ये बनाता कौन है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजा, ये लोग मिलके बनाते हैं। अभी बैक्टीरिया जो है, फंजाई जो है, प्लांट ओरिजिन के हैं, उनमें होती है शिकीमेट पाथवे। तो जैसे आप राउंड अप का इस्तेमाल करेंगे, राउंड अप स्प्रे किया हुआ चीज खाएंगे, आपकी शरीर के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया मर जाएंगे, क्योंकि शिकीमेट पाथवे उनकी रुक जाएगी। तो
अभी शिकेमेट पाथवे रुक गई, जो कि राउंड अप ब्लॉक करता है, ग्लाइफोसेट ब्लॉक करता है, तो अभी आपके शरीर में आप फिनाइल एलामिन कम बना पाएंगे, टायरोसिन कम बना पाएंगे, ट्रिप्टोफैन कम बना पाएंगे। और ये सारी क्रिटिकल चीजें कौन सी चीज के लिए हैं? आपकी इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके इंडोक्राइन सिस्टम को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आपका शरीर वो एंजाइम नहीं बना पाएगा जिससे आप पहले वायरसेस को कट कर देते थे उनकी संख्या बढ़ने के बाद, सीजर वाली जो वायरस की बात की। तो 1976 से 1981 तक में ये एसेंशियल एमाइनो एसिड्स की पूरे वातावरण में कमी हुई, क्योंकि इतनी ग्लाइफोसेट आ गई कि उसका प्रोडक्शन ही कम हो गया। और 1992 में वापस एक बीमारियों का नया ट्रेंड चालू हुआ। तो फिर उन्होंने देखा कि 92 में क्यों रिसर्च, मतलब ये ट्रेंड क्यों इतनी बढ़ी सडनली। तो 1992 में ग्लाइफोसेट को फसलों को सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, गेहूं पे इस्तेमाल होने लगा। तो फिर से बीमारियों का अपस्विंग हुआ। और जो हेपेटाइटिस सी जो पहले से आपके आजू बाजू थी, वो वायरस थी लेकिन नहीं हो रही थी, वो 1976 में सडनली राउंड अप का इस्तेमाल चालू हुआ, तो हेपेटाइटिस सी के केस बहुत बढ़ने लगे। 1992 में जब गेहूं पे इस्तेमाल चालू हुआ, तब वापस उनके केसेस काफी बढ़ने लग गए। तो अभी कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि फिर तो हेपेटाइटिस सी के केस 2006-8 के बाद कम क्यों हो गए, क्योंकि तब तक जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट, कॉर्न, सोया आ गई, तो उसकी असर थोड़ी कम हुई है। आज की डेट में अगर आप देखने जाएं, तो अभी ग्लाइफोसेट ही नहीं, डिकैम्ब्रा, 2,4-D, एट्राजाइन, ये सब जो हर्बिसाइड हैं, इन सबको मिला करके टॉक्सिक हमारे खाने के सब्जियों पे, फलों पे, खासकर जो दाल हैं, गेहूं है, धान है, उस पे छिड़काव होता है। और डॉक्टर जैक बुश साहब का बोलना है कि जब भी आप बहुत ज्यादा केमिकल प्रेशर बनाते हैं हमारे माइक्रोबायोम पे हमारे, तो उस समय में एक तरह से आप पूरे वायरसेस को, पूरी बैक्टीरियाज को मारने की कोशिश कर रहे हैं फसलों पे छिड़काव के द्वारा, तो उतनी ही तेजी से वायरसेस खुद को दुगुना तिगुना करते हैं, क्योंकि उन्हें भी सरवाइव करना है। और डॉक्टर जैक बुश का बोलना है कि ये जो कोविड की जो वायरस है, ये एक तरह की जेनेटिक अपडेट है, जो शुरुआत हुई है, ये बहुत ज्यादा ग्लाइफोसेट और बहुत ज्यादा केमिकल चाइना में यूज हुए हैं, वहां से शुरुआत हुई। ये एक तरह से संदेश था जो वायरसेस ने पहुंचाई इंसानों तक। हालांकि आप ये भी देखेंगे कि जहां पे बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक और हर्बिसाइड का इस्तेमाल और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, उस इलाके में इम्यूनिटी डिसफंक्शन के केसेस ज्यादा देखे जाते हैं, वहां क्रोनिक बीमारियां ज्यादा होती हैं, वहां पे कैंसर के केसेस ज्यादा देखे जाते हैं। तो डॉक्टर जैक बुश साहब एक और चीज की बात करते हैं, वायरस क्लंपिंग। क्लंप मतलब गुच्छा बनना। अब जैसे मैंने बताया आपको, वायरस तो हमारे आजू बाजू है, पानी में है, हवा में है, सांस ले रहा हूं तो जा रहे हैं। लेकिन एक खास चीज है जो उसको ज्यादा चिपचिपा बनाती है, और वो है नैनो पार्टिकल्स, जो हमारे प्रदूषण की वजह से हवा में 2.5 पीएम के जो कार्बन पार्टिकल्स हैं, जो कि उड़ रहे हैं, जो धुएं में होते हैं, जो पॉल्यूशन में होते हैं, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, बहुत छोटे कण होते हैं। लेकिन वायरसेस के लिए वो बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वायरस उसके ऊपर चिपक जाते हैं और अपना गुच्छा बनाते हैं, क्लम्प बनाते हैं। यहाँ पे एक चीज और इंटरेस्टिंग है, आपने बहुत सुना होगा उसके बारे में, मैं बताऊंगा। एस रिसेप्टर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर लंग में होते हैं, मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको आगे। अभी हुबेई की बात कीजिए, जहां से इस पूरे कोविड की जो शुरुआत हुई है हुबेई में, वहां पे डॉक्टर जैक बुश पूरे एकदम डेटा के साथ बताते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल कहीं होता है तो हुबेई में हुआ। दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन, आई मीन कंजम्पशन हुआ है, तो हुबेई की पोर्क इंडस्ट्री में हुआ। अब आप खाली इसको जोड़ के देखते जाइए, तो सबसे ज्यादा एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, मतलब बैक्टीरिया को, वायरसेस को मारने की कोशिश कहां हुई? हुबेई में हुई, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा हर्बिसाइड और एंटीबायोटिक का यूज हो रहा है। ऊपर से दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड जगह कौन सा? हुबेई। चाहे बीजिंग के पास में है, तो बीजिंग से जो हवा चलती है हुबेई की तरफ जाती है, और वहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो अभी देखिए क्या हो गया, हाई हर्बिसाइड, हाई एंटीबायोटिक, हाई पॉल्यूशन, ये सब मिल करके वायरस क्लंपिंग, वायरस 2.5 पार्टिकल जो नैनो पार्टिकल्स होती है उसके ऊपर अटैच होती है, और फिर जाके लंग्स तक पहुंचती है। और क्योंकि आप ऑलरेडी वहां इस जगह रह रहे हैं जहां पे हर्बिसाइड इतनी ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, एंटीबायोटिक इतनी ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, कि आपकी बॉडी में जो सीजर वाली एंजाइम थी ना, वो अभी कम प्रोडक्शन हो रही है। तो अभी हो क्या गया कि एक टॉक्सिक सा असर हो गया,
जो आपके लंग्स को जाके सीधा असर करती है। हालाँकि एक और चीज़ बताती है, जो कोविड जितने ज़्यादातर लोगों को हो रहा है, उसमें ज़्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। ये सबको नहीं मार रहा है। एक और चीज़ देखने जाइएगा कि एक हाइपोक्सिया होती है लोगों को, साँस की तकलीफ होती है और हाइपोक्सिया में कोई फीवर नहीं है। व्हाइट ब्लड सेल्स की जो संख्या है वो भी कम होती है। हिफ प्रोटीन एक चीज़ होती है जो कि शरीर में कम होती है और माइक्रो क्लॉट्स, छोटे-छोटे क्लॉट बनना चालू होते हैं जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होते हैं। अभी डॉक्टर जैक बुश एमडी साहब का बोलना है कि वातावरण में जो पॉल्यूशन है और जो नैनो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकुलेट पीएम बोलते हैं उसको, पार्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे, उनके ऊपर जो वायरसेस चिपक करके आपके शरीर में जा रहे हैं, वो साथ में वातावरण से साइनाइड भी लेके जाते हैं, जो कि पॉल्यूटेड जगह पे देखा जाता है कि साइनाइड की मात्रा होती है। अभी ये अंदर जाकर के एक जहरीला सा सिचुएशन पैदा करता है। तो अ, इस कोविड रिलेटेड जो इन्फेक्शन हो रही है उसमें मर कौन से ज्यादा लोग रहे हैं, तो जिनकी उम्र ज्यादा है। अब उम्र ज्यादा मतलब ज्यादा पॉल्यूशन से आप आपकी लंग अफेक्टेड है, आपको ऑलरेडी अस्थमेटिक हो सकते हैं आप, आपको इम्फिसेमा हो सकता है। दूसरी बात, जहां आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती है और जितना पॉल्यूशन से आपका इंटरेक्शन होगा, आप जितने पॉल्यूटेड जगह पे रहेंगे, आपकी शरीर में एसी एस रिसेप्टर होता है, एसी 2 रिसेप्टर, उसकी संख्या उतनी ज्यादा होगी। अभी उन्होंने जोड़ कर बताया, न्यूयॉर्क बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, नॉर्थ इटली बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, मुंबई पॉल्यूटेड, दिल्ली पॉल्यूटेड, हैदराबाद पॉल्यूटेड। आप जोड़ के देखिए, जहां जहां PM2.5 पार्टिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा रही है, वहां वहां आपको कोविड के केसेस ज्यादा देखे गए हैं। एक और चीज, तीन लोग हैं, तीन ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जिनमें कोविड ज्यादा होती है, जिनको दिल से रिलेटेड पहले से बीमारी है, जिनको हाइपरटेंशन, जिनको डायबिटीज है, जिनको किडनी से रिलेटेड बीमारियां हैं। क्यों? इन स्थिति में आपको दो दवाइयां दी जाती हैं। एक है एस इनहिबिटर, AC2 इनहिबिटर दी जाती है ब्लड प्रेशर रोकने के लिए, और दूसरा स्टैटिन दिए जाते हैं। जैक बुश साहब का बोलना है कि इन दोनों दवाइयों की वजह से आपके शरीर में AC2 रिसेप्टर ऑलरेडी बढ़ जाते हैं। अभी देखिए सिचुएशन क्या हो गई, आपके शरीर में पहले से AC2 रिसेप्टर्स पहले बढ़े हुए हैं, ऊपर से आप पॉल्यूशन वाले जगह पे रह रहे हैं, ऊपर आपके यहाँ पे हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड और एंटीबायोटिक इतने इस्तेमाल हुए हैं कि आपके शरीर में जो वायरस को काटने वाली जो सीजर एंजाइम थी, वो प्रोडक्शन कम हो गई है। ये सब मिलकर के एक टॉक्सिक सिचुएशन बनाते हैं। तो एक छोटी सी जो अपडेट आई थी, जेनेटिक अपडेट, जो कि वायरसेस ने एक दूसरे को, हमारे शरीर में वायरस है, आपके शरीर में, तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए निकली थी, वो अभी जानलेवा हो गई कुछ लोगों के लिए। जैक बुश साहब एक और चीज करने वाले हैं, उनका बोलना है कि वो एक स्टडी करने वाले हैं, एक बार ये सबसाइड हो जाती है तो पूरी दुनिया में स्टडी करेंगे, कि उनका बोलना है कि इस कोरोना वायरस की चले जाने के बाद कैंसर, ऑटोइम्यून डिसीज, सांस से रिलेटेड बीमारियां बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि ये कुछ कुछ समय पे जेनेटिक अपडेट आते रहते हैं हमारे शरीर में। एक तरह से आप बोली कि ये प्रोग्रामिंग अपडेट होती है। और एक इंटरेस्टिंग स्टडी भी उन्होंने कोट की कि 2017 में एक स्टडी की गई कि यूएस आर्मी के बेस पे वहां इन्फ्लुएंजा की वायरस, जिन लोगों को वायरस नहीं, इन वैक्सीन दी गई, उनमें बाद में पता चला कि उनमें 6 अलग सांस रिलेटेड बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिव अभी वो बताते हैं कि अगर इसको कैसे हैंडल करना था और क्या अच्छी तरह से हो सकता, तो उसमें एक बड़ी चीज बताते हैं कि जैसे जो लोग पहले से ब्लड प्रेशर की दवाइयां, एस इनहिबिटर्स खा रहे थे, जो लोग पहले से स्टैटिन्स खा रहे थे, ज्यादा एज वाले लोग, उनको उनसे हटाकर किसी दूसरी दवाई पे डालना था। उनको लाइफस्टाइल चेंजेस कराने थे, जिसमें कि ज्यादा प्लांट बेस्ड चीजें खा सकें, और उनको इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन नहीं देनी थी लोगों को। ये एक चीज और जोड़ के बताते हैं कि जो फ्लू का सीजन होता है, जब भी वायरस एक्टिविटी बढ़ती है, कब बढ़ती है? ये सर्दियों में। और ये यूएसए की डेटा कोट करते हैं कि जब भी बर्फ छा जाती है, जब भी धूप नहीं निकलती है, तो तभी क्या हो रहा है, फिर वापस वही के पौधे नहीं है, और साथ में जो शिकिमेट पाथवे जो है वो इंटरप्ट हो रही है, और साथ के साथ ऊपर में जो कुहासा छाया, तो उसमें पॉल्यूशन बहुत ट्रैप होती है। अब दिल्ली में रहने वाले लोगों को याद होगा स्मॉग की, फॉग की जो हम बात करते हैं, पॉल्यूशन बहुत होता है उसमें। तो जब भी आप याद कीजिए स्मॉग आती है, तब तब सांस के रिलेटेड बीमारियां बढ़ती हैं। तो
रेस्पिरेटरी फ्लू सीजन तभी होता है जब ये ठंडी होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे एब्जॉर्ब कम कर पाते हैं, वो भी बर्फ में या फिर कोहरे से ढके होते हैं। तो जैकबू साहब एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में ये इन्फेक्शन इतने लोगों तक फैलेगा, इतने लोगों को हो रहा है ऑलरेडी, कि धीरे-धीरे हर इंसान के अंदर में ये वायरस अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचा देगा जो इसका काम है, और एक जीनोमिक बैलेंस आ जाएगी। तो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई सब बैलेंस में आ जाएँगे, इस बीमारी से हमें खतरा नहीं रहेगा। तो वो तो यहाँ तक कहते हैं कि हो सकता है कि जब तक ये वैक्सीन आए तब तक हम सब इससे सेटल हो जाएँगे। इंटरेस्टिंगली जर्म थ्योरी जो है कि बैक्टीरिया हैं और वो फैल रहे हैं, उनको रोक देंगे, प्रोडक्शन उनका बढ़ना रोक देंगे तो हम बच जाएँगे। उनका बोलना है ये वायरस पे अप्लाई नहीं होता। क्योंकि कोविड में जितने लोग मरे हैं, वो कोविड की वजह से ना मर के बैक्टीरियल न्यूमोनियल इन्फेक्शन से मरे। ऐसी न्यूमोनिया जो कि उनको हॉस्पिटल जाने के बाद भी है, उससे वो मर गए। तो उनका बोलना कि, और वो देखिए वो बड़े जिम्मेदार इंसान हैं जो कि 17-18 साल तक से आईसीयू में काम कर रहे हैं। तो उनका बोलना है कि जो स्टेराइल एनवायरनमेंट होता है ना आईसीयू का, वो बीमारी के लिए सही नहीं है। और वही एक्सप्लेन करता है कि 88% लोग न्यूयॉर्क के आईसीयू में मर गए, क्योंकि वहां पे और अलग-अलग तरह के वायरस बैक्टीरियाज हैं जिनका इन्फेक्शन होकर के इंसान नहीं बच पाता है। तो शायद अगर लोग आईसीयू ना जाते और बाहर ही उनकी ट्रीटमेंट होती तो उनके बचने के चांसेस ज्यादा थे, ये कहना है उनका। साथ में एक और चीज बोलते हैं कि ये जो भविष्य में जो आईसीयू होंगे, फ्यूचर आईसीयूज होंगे, वो बंद घरों में नहीं होंगे, वो खुले मैदान में होंगे, पेड़-पौधों के बीच में होंगे, जिससे कि आदमी का जो जीनोमिक आदान-प्रदान है एनवायरनमेंट से, वो हो सके। हवा में बैक्टीरिया हैं, हवा में वायरसेस हैं, पानी में वायरसेस हैं, तो उनसे ये हमारी जो बैलेंस है, और इसके पीछे वो बहुत सारी दूसरी चीज़ों की भी बात करते हैं, जो कि आपकी गट की इम्बैलेंस को ठीक करने की बात करते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव शुरू की है, फार्मर्स फुटप्रिंट। मैं उसके बारे में डिटेल थोड़ी निकालूँगा और फिर आपसे कभी बात करूँगा कि एक डॉक्टर किसान को और खेती करने वाले को क्या सलाह देना चाहते हैं। हालाँकि फार्मर्स फुटप्रिंट की जो रिसर्च है, और डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होती है हर कुछ समय पे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी ये निर्धारित हो गया कि अगर 8 साल के अंदर में हम लोगों ने अपनी खेती करने की पद्धति को ठीक नहीं किया और पॉल्यूशन कम नहीं किया, तो हम इस पृथ्वी से जो हमारी टॉप सॉइल है, उसको हम खत्म कर लेंगे, और ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी। अभी एक चीज जो मुझे समझ में आई कि अ, ज्यादातर सरकारों ने ये लॉकडाउन बहुत ही इफेक्टिवली और बहुत कड़क क्यों किया, क्योंकि उनको ये समझ में आया कि जहां जहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, और पॉल्यूशन कहाँ से हो रहा है, एक्टिविटी बहुत सारी, तो अभी जैसे जैसे पॉल्यूशन के लेवल कम होंगे, वायरस क्लंपिंग कम होगी, और इसकी जो डिसीज की स्प्रेड है वो कम होगी। तो अ, एक अच्छी खासी जर्नी हम लोगों ने की है इन पिछले 6-7 महीनों में। कुछ नई-नई चीज़ें सीखी हैं और नई जानकारियाँ आई हैं, नई हैबिट्स आई हैं। हालाँकि डॉक्टर जैक बुश साहब का बोलना है कि डरना नहीं है, और ये इन जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है, ये सब लोगों तक पहुँचेगी। अ, बता क्या रहे हैं कि आप खुद की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, गट की हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करें, और डरना छोड़ें। हालाँकि जो लोग सुन रहे हैं और खेती से रिलेटेड हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल कम होना चाहिए, जो हमारे पूरे इन्वायरमेंट में फैल गई है और बहुत सारी इम्बैलेंस पैदा कर रही है। तो जो किसान भाई सुन रहे हैं, ये सही नहीं हो रहा है, और ये ज़्यादा लेट ना हो जाए, उसके पहले इसके ऊपर एक्शन होना ज़रूरी है। तो मैं फार्मर्स फुटप्रिंट पे डॉक्टर जैक बुश एमडी साहब का क्या बोलना है आपको ज़रूर बताऊँगा। वापस आज एक रिपीट करते हुए जा रहा हूँ कि वायरस नॉन लिविंग है, वो खुद से पैदा नहीं होते हैं, खुद से ग्रो नहीं करते हैं, वो कुछ खाते नहीं हैं। वायरसेस पानी में हैं, हवा में हैं, हमारे आजू-बाजू हैं। हवा में 10 टू द पावर 31 वायरसेस हैं, जो कि आसमान में जितने तारे हैं, उससे लाखों गुना ज़्यादा वायरसेस हमारे आजू-बाजू हैं। हमारी बॉडी में जो हमारे जीन्स हैं, उसमें वायरस का जीनोम जो है, कंपोनेंट है, वो 50% है। 10% हमारी बॉडी की जो जेनेटिक्स है, वो रेट्रोवायरसेस की बनी हुई है। तो हमारा जो शरीर है, ये वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब को लेके मिला के चलता है। इसको समझने की ज़रूरत है, और उम्मीद है इस पे हम और आगे कभी बात करेंगे। आज की टॉपिक
यहीं खत्म करते हैं। और जिन लोगों ने ज्वाइन किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और वापस एक बार शिक्षक दिवस की, टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई आपको। कल मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।